कुछ ही महीने बाकी हैं, वहां पर उत्तर विधानसभा का चुनाव होगा। सत्ता के बाहर बैठी पार्टियां अपना जनाधार खोजने में जुटी हैं, तो वहीं इस बार कुछ पार्टियां पहली बार चुनावी दंगल में शामिल हो रही हैं, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी अपने जनाधार को वोट में बदलने और वोटों को सीट में बदलने के लिए ताकत झोंक चुकी है। खुद असदुद्दीन ओवैसी यूपी के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। एआईएमआईएम अपने चुनावी पोस्टर में कभी अयोध्या को फैजाबाद लिखती है, तो कभी प्रयागराज को इलाहाबाद लिख देती है। अब ऐसा करने का मकसद क्या है, ये पार्टी ही जाने, लेकिन विरोधी पार्टियां इसे वोटों के ध्रुवीकरण का हथकंडा बता रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम अब माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से भी करीबी बढ़ा रही है। सियासी गणित साधने के लिए एआईएमआईएम माफियाओं से न केवल नजदीकी बढ़ा रही है, बल्कि किसी भी सीट से टिकट देने के लिए तैयार है। तो उत्तर मांग रहा है प्रदेश की, आखिर माफियाओं से नजदीकी बढ़ाकर ओवैसी क्या साबित करना चाहते हैं। हम इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। हत्या का आरोप, अवैध वसूली के आरोप, संगीन मामलों में 90 से अधिक केस, करोड़ों की अवैध संपत्ति। ये परिचय है साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद का। लेकिन जब बात चुनाव में वोटों की हो, तो असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम को अवैध तरीके से करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने वाले न अतीक अहमद से परहेज है, न मुख्तार अंसारी से। विधानसभा में कुछ महीनों का वक्त है और एआईएमआईएम की नजर यूपी में 16% की आबादी वाले मुस्लिम वोट बैंक पर है। एक तरफ अतीक की अवैध संपत्तियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, गुनाहों की फेहरिस्त भी लंबी है और एआईएमआईएम अतीक अहमद के साथ नजदीकियां बढ़ा रही है। ओवैसी अतीक के घर जाकर क्या साबित करना चाहते हैं? अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से एआईएमआईएम क्यों नजदीकी बढ़ा रही है? विधानसभा चुनाव के पहले अतीक अहमद की पत्नी को पार्टी में लाने का क्या मकसद है? तस्वीरें 7 सितंबर की है। लखनऊ में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को एआईएमआईएम की सदस्यता दिलाई गई। अतीक अहमद की तरफ से भी उनकी पत्नी ने ही पार्टी की सदस्यता ली। असदुद्दीन ओवैसी का अतीक प्रेम यहीं खत्म नहीं होता। ओवैसी 20 सितंबर को अतीक अहमद से मिलने साबरमती जेल पहुंचे, लेकिन जिला प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। जेल प्रशासन ने कहा, उनसे मिलने की इजाजत सिर्फ उन्हीं लोगों को है जिनसे उनका खून का रिश्ता है, या परिवार के सदस्य हो या फिर उनके वकील ही उनसे मुलाकात कर सकते हैं, इसलिए ओवैसी उनसे मुलाकात नहीं कर सकते। अतीक जैसे बाहुबलियों से एआईएमआईएम चुनाव में क्या फायदा मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ओवैसी का बाहुबलियों से नजदीकी कई सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो उत्तर प्रदेश की सियासत को बदलने के दावे कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन आप जरा अंदाजा लगाइए कि ये सियासत अगर बदलना है तो कितना खतरनाक है, मन कितना काला है। अपराधियों को, माफियाओं को आगे बढ़ाकर, नाम बदलकर या नाम जो स्थापित हो गया है कानूनी तौर से, उसके खिलाफ जाकर अपने हिसाब से लिखना, क्या ऐसे प्रदेश बदलेगा? सवाल ये उठता है। और सीधे हम रुख करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेश जी, सवाल ये है कि राजनीति बदलने के दावे हैं, लेकिन अगर माफिया के साथ, गुंडों के साथ बैठकर उनके टूटे हुए खंडहर में खाना खाना, ये अगर राजनीति बदलना है, अगर अपने हित के हिसाब से और अपनी राजनीति को, वो वाली राजनीति जिसके खिलाफ ऑपरेशन पोलो चला था, वो वाली राजनीति अगर करके राजनीति बदलना है, तो फिर ये विध्वंस मचाने आ रहे हो वैसे उत्तर प्रदेश में। देखिए अवधेश, दान के दर पर दस्तक दे रहे हैं ओवैसी, और अब से कुछ देर बाद जहां सभा चल रही है, उसके बाद इस आलिशान जो घर था, जो खंडहर में तब्दील है, दाम और कीमत इसकी करोड़ों में है,
अगर संख्या की बात करें तो ये 6 से 7 करोड़ का होगा। तथाकथित रूप से ये पैतृक घर है, लेकिन आपका सवाल जो है कि वो नैतिकता से जुड़ा हुआ है। बात असदुद्दीन ओवैसी की नहीं, बात हम पार्टियों की बात करें, अगर ठीक से करें तो जरा मौका दीजिएगा। बात ओवैसी जो कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जो मुलायम सिंह यादव ने किया, जो आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने किया, जो एलजेपी का गठन क्षेत्रीय पार्टियों का गठन करके किया रामविलास पासवान ने, यूपी बिहार की मैं बात कर रहा हूं, और नीतीश कुमार ने समता पार्टी का गठन करके जेडीयू बना के ये किया। देखिए, जब क्षेत्रीय पार्टियों का गठन होता है तो ओवैसी की भीड़ नहीं है, ये जो बाहुबली हैं जिनका रॉबिन हुड की छवि है। बिल्कुल वीरेश जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण आप बात कह रहे हैं और इस पूरे इतिहास में हमें जाना होगा। माफी के साथ आपको रोक रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए। सीधे हम असदुद्दीन ओवैसी का रुख कर लेते हैं, प्रयागराज में मौजूद हैं और इस वक्त वो संबोधित कर रहे हैं। हमारे ब्राह्मण समाज के लोग, हमारे ये लोग नरेंद्र मोदी को या फिर अदर जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, ये मोदी को अपना लीडर मानते हैं। मैं आपको ये बात बताने आया हूं, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत की कोई आवाज नहीं, मुस्लिम अक़लियत के वोटों की कोई अहमियत नहीं है, मुस्लिम अक़लियत को उनका हिस्सा नहीं मिलता, मुस्लिम अक़लियत का कोई नेता नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस हालात को आपको तब्दील करना है। याद रखो, कोई आसमान से उतर कर नहीं आएगा, कोई नीचे जमीन से निकल कर नहीं आएगा, बल्कि आपको इन हालात को तब्दील करना है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि अल्लाह उन्हीं लोगों के हालात को तब्दील करता है जो अपने आप को तब्दील करना चाहते हैं। अगर आप तब्दील करना चाहते हैं, अगर आप एक करवट लेंगे तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में एक इनकलाब बर्पा होगा। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला जब तक असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा, मेरी पूरी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में इनकलाब बर्पा हो, हर नौजवान के दिल में तब्दीली पैदा हो, हर बुजुर्ग की सोच में तब्दीली पैदा हो, और हमारी इज्जतदार माँ और बहनों के आंख से आंसू बहना कम हो जाए और हम उनको एक दिलासा दिलाएं। मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि जिस तरह हमारी एक बहन शाइस्ता अपने शौहर का पैगाम सुनाते हुए जज्बात से मगलूब हो गई और आंख में आंसू आ गए, थोड़ी देर के लिए मैं अपनी इज्जतदार माँ और बहनों से अपील करूंगा कि तुमने अपनी एक बहन को, अपनी एक माँ को, अपनी बेटी को सुना कि जिसका शौहर उसके अतराफ नहीं है, जिसके बेटों के पास, उनकी औलाद के पास अपना बाप उनके साथ नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अतीक अहमद एक नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर ऐसे हजारों अतीक अहमद हैं जो जेलों में सड़ रहे हैं और उनके घर वाले परेशान। आज मैं आपसे अपील करने आया हूं कि ये नाइंसाफी को खत्म करना है। कब तक हमारी बहन अपने जज्बात को, अपने शौहर के जज्बात को जेल के अंदर से पढ़कर यहां पर सुना। और सीधे एक बार फिर से रुक करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का हमारे साथ बने। वीरेश जी, आप जिस तरीके से क्षेत्रीय राजनीति की बात कर रहे थे और बड़े बड़े सूरमाओं की बात कर रहे थे कि ये दरअसल विरासत जो है और जो आदत है ये पुरानी है, कोई नया नहीं, बस नया वर्जन आए हैं असदुद्दीन ओवैसी बनकर। लेकिन देखिए एक और बात है, वो कह रहे हैं कि अतीक अहमद एक नहीं, ऐसे हजारों अतीक अहमद हैं। कुल मिलाकर वो जो मानसिकता होती है तोड़ फोड़ कर किसी तरीके से सत्ता में घुसने की, उसके किसी भी हथकंडे से असदुद्दीन ओवैसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अवधेश, मैं बताऊं कि चाहे वो गाड़ी हो या राजनीति या संस्था हो या प्रवेश, बिना तोड़फोड़ के और बिना रैश ड्राइविंग के आप शास्त्रीय नियमों के हिसाब से बहुत जल्दी पहुंच नहीं सकते। और शास्त्रीय नियमों के हिसाब से क्लासिकल बैटिंग करके आप 300-400 रन भी नहीं बना सकते कि ये गेंद इधर पड़ेगी तो बाहर जाती हुई गेंदों को छोड़ना पड़ेगा और मिड विकेट पे मारना पड़ेगा। तो ये 300 रन नहीं बनाते, जो क्रॉस बैट चलाते हैं वही 300 बनाते हैं, या
गेंद कैच हो जाती है उनकी। राजनीति में भी यही है। मैं दर्शकों को बताऊं कि बात जो ओवैसी की नहीं है, ओवैसी हैदराबाद के हैं, आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में देखा जिताया उन्होंने, और प्रदेशों में भी वो प्रवेश कर रहे हैं। तो बिना विध्वंस के, बिना तोड़फोड़ के, बिना इस तरह की बातों के कोई उनकी तरफ आएगा नहीं। बहुत सारी ऐसी पार्टियां यहां खड़ी की गई और अकलियत के नाम पर खड़ी गई, पीस पार्टी बनी और तमाम पार्टियां बनी, लेकिन उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने का मौका प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन ओवैसी धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसका कारण यह है कि जब क्षेत्रीय पार्टियां गठित होती हैं, बनती हैं, जमती हैं, तो उनमें किसी न किसी के कंधे का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ऐसे शख्स अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन, सूरजभान सिंह, राजन तिवारी, राजन शुक्ला, ऐसे जो कद्दावर, जो तथाकथित माफिया, ये जो माफिया गुंडे लोग हैं तथाकथित तौर पर, इनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग होती है, इनका अपना एक रॉबिन हुड कैरेक्टर होता है, और ये दूसरे इलाकों से लूटते हैं और अपने क्षेत्र में लोगों की बड़ी मदद करते हैं। यही वजह है कि जब इनके काफिले निकलते हैं तो 2000, 200, 300 गाड़ियां निकलती हैं। ये उनके फॉलोअर होते हैं, ये गन पॉइंट पर लगाकर उनको साथ लेकर नहीं चलते हैं, ये उनके साथ दिल से जुड़े होते हैं। और ऐसी पार्टियों के प्रमुख ऐसे लोगों पर शुरुआत में दांव लगाते हैं। बात समाजवादी पार्टी की कर लीजिए। जब समाजवादी पार्टी की शुरुआत थी तो यही अतीक अहमद थे, यही मुख्तार अंसारी थे, यही डीपी यादव थे जो आज माफिया हैं। और बाद में जब समाजवादी पार्टी का जब जम गई तो अखिलेश यादव का उदय हुआ, तो हम माफियाओं को नहीं लेंगे, क्योंकि उस समय तृप्त हो चुके थे, गठन हो गया था। बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने वीरेश जी कही है। अगर आरजेडी की बात करिए, जब तो जो लोग आरजेडी की गोद में बैठने को तैयार हैं, क्या उनका भविष्य भी बहुत लंबा नहीं होता? उनकी गेंद कैच हो जाती है, जो आपने जिक्र किया, उस पर भी आएंगे और उस इतिहास को भी समझेंगे आपसे AIMIM की, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को वो बदल देंगे। लेकिन बदलाव की क्रोनोलॉजी को समझना बेहद जरूरी है। वीरेश पांडे लगातार हमारे साथ बने। वीरेश जी, सवाल ये भी है कि उन सीटों पर फोकस करेंगे असदुद्दीन ओवैसी जहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है, वहां पर सेंध लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बात आपने कही, इस बात पर क्या इन लोगों को भी गौर करने की जरूरत है कि ये इन लोगों का इस्तेमाल करके पार्टियां तो जीत जाती हैं, लेकिन जब वो पार्टी चेहरे खड़े कर लेती है तो बाद में कहती है कि अब हमने 100 चूहे खा लिए लेकिन अब हज को जा रहे हैं। अरे साहब, ये देखिए कि इन्हें पूछ कौन रहा है। बात नैतिकता की होती है, कंबल ओढ़कर सब काम करना चाहते हैं, पूछ कौन रहा है। अगर इन्हें कंधा मिल रहा है तो उनको भी कंधा मिल रहा है, एक दूसरे के ये पूरक हैं। रही बात, मैं समाजवादी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में अगर समझाऊंगा तो जो AIM है उसका और साथ ही ओवैसी की सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था तो बौद्धिक रूप से उसमें कितने लोग थे? मोहन सिंह, जनेश्वर मिश्रा, बृजभूषण तिवारी, रामजी लाल सुमन, बाकी बालेश्वर यादव, दुर्गा यादव, और देखिए मित्रसेन यादव, और सुनिए डीपी यादव, और सुनिए मुख्तार अंसारी, और सुनिए अतीक अहमद। इनके बल पर स्थापित हो गई। जब स्थापित हो गई तो हम डीपी यादव माफियाओं से दूर हैं। रहिए आरजेडी का जब गठन हुआ तो सबसे बड़े पिलर शहाबुद्दीन, LJP का गठन हुआ तो सबसे बड़े पिलर सूरजभान सिंह, राजन तिवारी, और समता पार्टी का गठन हुआ तो वही सूरजभान, वही राजन, वही सतीश पांडे, वही काली पांडे, तमाम तरह के ऐसे नाम, तथाकथित माफिया, गुंडे, क्रिमिनल, ये सारे कंधे बनते हैं और दोनों को एक दूसरे के कंधे की जरूरत होती है। और वही काम ओवैसी कर रहे हैं। ओवैसी अगर आए हैं तो खुले में टहल के हैदराबाद से चले जाएंगे, उन्हें कोई पूछेगा नहीं। लेकिन जब अतीक अहमद की एक लिगेसी है, जो हजारों के फॉलोअर हैं, जब अतीक का जमाना था तो जब चलते थे और बड़ी गाड़ियों से चलते थे तो उस गाड़ियों में 200-300 के काफिले होते थे। कभी आपने अवधेश, बड़ी नैतिकता की बात आप करते हैं, सैद्धांतिक आदमी है, कभी आपने जनेश्वर मिश्रा, कभी आपने मोहन सिंह के काफिले में 200 गाड़ियां देखी है क्या? किसी भी बहुत सैद्धांतिक तौर पर काम करने वाले नेता के साथ हजारों लाखों की भीड़ देखी है क्या? वो कद बहुत बाद में बनता है, बहुत बाद में बनता है, और ऐसी स्थिति बहुत बाद में बनती है। तो बात नैतिकता की नहीं है, वो रटा रटाया जो सिस्टम है उसी को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन वीरेश जी सवाल एक और भी सवाल है, जो बात असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हम आज भी अयोध्या जो जिला है उसको हम फैजाबाद ही बोलेंगे, नाम बदलना है बदल दो।
आज भी हम प्रयागराज को इलाहाबाद ही बोलेंगे। तो जो ये वाली तकनीक है, क्या ये वोटर्स से जुड़ने में कामयाब हो सकती है? जिस तरह की राजनीति ओवैसी कर रहे हैं वो ध्रुवीकरण की राजनीति है। और वो फैजाबाद ना बोलें, इलाहाबाद ना बोलें तो वो सीतापुर बोलेंगे, वो लक्ष्मणपुर बोलेंगे। राजनीति का बेस क्या है? और जिस राजनीति का जो बेस है ओवैसी वही कर रहे हैं, दर्शक भी समझ रहे हैं। और रही बात, आपने कहा कि ये जो तथाकथित माफिया, गुंडे और क्रिमिनल्स लोग हैं, ये उनके साथ क्यों आ जा रहे हैं, इनका उपयोग कर रहे हैं ओवैसी। नहीं साहब, दोनों दूसरे का उपयोग कर रहे हैं। इनको भी टिकट मिल रही है, इनको भी ओवैसी के जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसका फायदा हो रहा है। तो ये उनके साथ हो लिए, वो उनके साथ हो लिए। इनकी बदौलत उनको सीटें शायद मिल जाए। 100 सीट लड़ना चाहते हैं ओवैसी, और 100 सीट जीतने वाली लड़ना चाहते हैं, मुस्लिम बाहुल्य इलाके से लड़ना चाहते हैं। तो जब मुस्लिम बाहुल्य इलाके से लड़ना चाहते हैं तो फैजाबाद, इलाहाबाद, अलीगढ़ इसी तरह की बातें करेंगे। उनके दौरों को देखिए, वो सीतापुर नहीं जा रहे हैं, वो बहराइच जा रहे हैं, वो इलाहाबाद जा रहे हैं, वो जा रहे हैं दूसरी जगह जिसका नाम आपने अभी लिया, तो फैजाबाद। तो इस तरह की जगहों पर जाकर वो ध्रुवीकरण कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं। जब बिहार में वो उनका दौरा था तो देखिए, तथाकथित जो बिहार का पश्चिमांचल इलाका है उसमें वो ज्यादा, यानी जहां संभावनाएं हैं वो राजनीति कर रहे हैं। तो जहां संभावनाएं हैं वहां संभावना वो तलाश रहे हैं। दूसरी पार्टियां उनको कहती हैं कि वो मुस्लिम वोटों का बंटवारा करने आए हैं, लेकिन हाल के 5, 7, 8 सालों में दूसरे प्रदेश से चलकर, हैदराबाद से चलकर, वो जिस तरीके से महाराष्ट्र में, जिस तरीके से बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, इन प्रदेशों से इतर नेशनल पार्टीज को छोड़कर कोई ऐसी पार्टी इस देश में नहीं है जो ओवैसी के स्तर पर लड़ाई लड़ रही है। उसकी उपस्थिति उन प्रदेशों में देखने को मिल सकती है। अगर महाराष्ट्र में शिवसेना है, महाराष्ट्र में भाजपा और कांग्रेस है, और ऐसे पार्टियां, बड़ी पार्टियां, तो मतलब देखने वाली बात होगी कि ओवैसी को जो संभावनाएं दिख रही हैं वो कितनी कामयाब होती हैं, और उनमें लोग कितना संभावनाएं देख पाते हैं उस ध्रुवीकरण की राजनीति के जरिए, भी गौर करने वाली। तो शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।